आज हम बात करेंगे 10th की बायो का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 से 4 मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है। 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इससे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है और उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो क्या है? इंजेशन, सबसे पहले फूड को क्या किया जाएगा? इनटेक किया जाएगा, उसके बाद उसका डाइजेशन किया जाएगा, मतलब फूड उसके बाद डाइजेस्ट होगा, उसके बाद फूड एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी के द्वारा, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद फूड का एसिमिलेशन होगा, मतलब इस फूड को बॉडी की सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा और लास्ट में जो फूड यूटिलाइज हो गया वो तो यूटिलाइज हो गया, लेकिन जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और रेक्टम एनस के थ्रू उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। पहला है टेकिंग इन फूड मीन्स डाइजेशन, देन ब्रेक डाउन ऑफ फूड मीन्स पहला है आपका टेकिंग इन फूड मीन्स इंजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मीन्स डाइजेशन, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड फिर क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी सेल्स के द्वारा। कैसे किया जाएगा ये अभी आपको पता चलेगा जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ोगे। फिर उसके बाद एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा और उससे बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और लास्ट में आपका इजेशन आ जाता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही तो पार्ट है। तो आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये यहाँ पे 2 पार्ट में क्या है? डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ जहाँ से होकर के फूड पास होता है, मतलब जो खाना आप खाते हो ना वो पहले आपके माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और अल्टीमेटली एनस, ठीक है। ये वो रास्ते हैं जहाँ से होकर के खाना गुजरता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग होलो ट्यूब, ये एक खोखली ट्यूब है, ठीक है ना, विच कंटेन्स ऑर्गन थ्रू विच फूड पासिस, ठीक है। इसमें ये सारे आपके क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं जहाँ जहाँ से होकर के आपका फूड निकलता है, गुजरता है। अब एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फूड पासिस फ्रॉम देम। लेकिन देखो, इनमें से फूड क्या नहीं होता है? पास नहीं होता, इनमें से फूड गुजरता नहीं है, लेकिन ये फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर लीवर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड और गाल ब्लैडर, इनके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इधर वाले ये सारे पार्ट्स कौन से हो गए? जो जहाँ से होकर के फूड पास होता है, और ये वाले पार्ट्स कौन से हो गए? जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर किस तरीके से इसका डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम बनाने के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं और बीच में से कोई ना कोई एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है 1 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे जब आपकी टॉपिक पर पकड़ होगी, ठीक है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है बकल कैविटी, ठीक है। देखिए, फूड माउथ से होकर के जाता है, आप माउथ में फूड को पुट करते हो, देन ये फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। ये ईसोफेगस जो है ना, ये टेक्निकल नेम है, ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? फूड पाइप, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, उसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। अब बोलोगे सर यहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर क्यों है? मैंने बोला ना, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज है, ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है बकल कैविटी के बारे में, ठीक है। इंजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन।
बकल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन होता है क्योंकि फूड को चबाया जाता है, अच्छे से चबाया जाता है, चीरा जाता है, फाड़ा जाता है। फूड इज इंजेस्टेड, क्रस्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। आपकी जो टीथ होती है ना, आपको पता होगा 4 तरह की होती है, मॉलर, प्रीमोलर, इंसाइजर्स और केनाइन, या ऐसा बोल सकते हैं इंसाइजर्स, केनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ये 4 टीथ होती हैं, ठीक है। इनका अलग अलग काम होता है, आई होप आपको पता ही होगा। तो ये क्या करते हैं, टीथ क्या करते हैं, फूड को क्रश करेंगे, चबाएंगे, च्यू करेंगे, और उसके बाद फूड क्या होगा, फूड के साथ अच्छे से सलाइवा मिलेगा। तो सलाइवा मिलाने में, मतलब सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में कौन हेल्प करेगा, आपकी जीभ, आपकी टंग। तो टंग इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, ठीक है। टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सलाइवा को मिक्स किया जाता है आपके खाने के साथ, लार को मिक्स किया जाता है, जिससे खाना क्या हो जाता है भाई, जिससे खाना आसानी से आप निगल सकते हो, ठीक है ना, आसानी से निगल सकते हो। क्लियर है। तो आपका जो बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी यानी हो गया माउथ, क्या हो गया, माउथ। तो बकल कैविटी में क्या हो रहा है, इंजेशन, मतलब खाने को इंजेस्ट किया जा रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, मतलब खाने को अच्छे से चबाया जा रहा है, और सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर होती हैं। बकल कैविटी में आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। और सलाइवरी ग्लैंड से एक केमिकल निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, सलाइवरी एमाइलेज ये क्या करता है, खाने में जो स्टार्च होती है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर, ये इसका ब्रेक डाउन कर देती है सिंपल शुगर में, नाम है उसका माल्टोज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन को डिफाइन करो, तो डाइजेशन मतलब क्या, फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने की जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है ना। मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आप डेफिनेशन, इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे, मैंने यहाँ पर आपको जनरली ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्च जो होता है खाने में कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ये सिंपल शुगर में यहीं पे टूट जाती है, ठीक है। तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो यहीं से खाने का डाइजेशन शुरू हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि खाने का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो खाने का जो डाइजेशन है वो आपके माउथ में ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, माउथ से ही खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, बकल कैविटी। दूसरा आता है आपका ईसोफेगस। क्या आता है, ईसोफेगस, इट इज़ आल्सो नॉन एज फूड पाइप, ओके, दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस पार्ट, ठीक, फूड पाइप। अब ईसोफेगस में खाना जाएगा, ईसोफेगस में जब खाना जाएगा, है ना, तो ये खाना, जब देखो खाना जब तक आपके हाथ में तब तक तो फूड है, लेकिन जैसे आप इसको अपने मुंह में डालते हो, अच्छे से चबाते हो, तो ये आपके मुंह में जो लार है, जो सलाइवा है, उसके साथ मिलता है, अच्छे से मिक्स होता है। तो अब ये कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। तो इस सेमी सॉलिड फूड को, जिसमें कि सलाइवा मिक्स हो गया, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको, बोलस। इस टर्म को थोड़ा याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, बोलस। तो ये बोलस क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश होगा, नीचे की तरफ पुश होगा, मतलब आपके फूड, आपके मुंह से, आपके जब आप इसको निगलोगे तो ये आपके फूड पाइप में नीचे की तरफ पुश होगा डाउनवर्ड्स, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। अब यहाँ पर क्या चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। जो ईसोफेगस की जो मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। जैसे टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट जब आप पीछे से पुश करते हो तो आगे की तरफ निकलता है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी फूड आगे की तरफ पुश होता है। आगे की तरफ क्या होता है, पुश होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से फूड आगे की तरफ मूव करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस इज नॉन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है, तो ईसोफेगस में होता है। ईसोफेगस की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है तो फूड नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश होता है, ठीक है ना, जाता है। तो उस मूवमेंट को बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब यहाँ पर देखिए, फूड यहाँ से गया, इस तरीके से आया, अब यहाँ पर आपका एक जे शेप्ड ऑर्गन दिखाई दे रहा है आपको, जिसको बोलते हैं स्टमक। इस स्टमक में फूड एंटर करने वाला है। तो आपका नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा। अब स्टमक में 2 तरह का डाइजेशन चल रहा है, एक है
मैकेनिकल डाइजेशन और एक है आपका केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मीनिंग क्या हो गया इसका, चर्निंग ऑफ द फूड। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट में गड़ 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 की आवाज़ आती है, मतलब फूड वहाँ पर चर्न होता है, चारों तरफ घूमता है, अच्छे से ट्रैवलिंग करता है, यहाँ पर फूड अच्छे से ट्रैवल करता है, ठीक है, मतलब चर्निंग ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिकल डाइजेशन, फूड का आपके स्टमक में इधर उधर घूमना, है ना। कभी कभी आवाज़ भी आती है पेट से गड़गड़ाहट की, ठीक है ना। तो उस समय फूड ट्रैवल कर रहा होता है आपके स्टमक के अंदर, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन है, ठीक है। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट करती है एक केमिकल जो हेल्प करती है किस में, डाइजेशन में, जो किस में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो स्टमक होता है ना, जो स्टमक होता है आपका इस तरीके से, ये स्टमक के जो अंदर की जो दीवारें हैं, है ना, यहाँ पर क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, केमिकल सिक्रीट करती है जो डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी पहला आपने एक शब्द पढ़ा बोलस, अब यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आ रहा है चाइम। चाइम, चाइम क्या है, फूड दैट हैज़ बीन मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। वो वाला फूड जो सलाइवा से के साथ मिक्स हुआ था माउथ में वो बोलस है। अब जो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया वो क्या है, चाइम है। क्या है, चाइम, CHYME, ध्यान रखना इस वर्ड को, चाइम चाइम चाइम, ठीक है ना। फूड दैट हैज़ बीन मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है आपकी स्टमक की, जो इनर वॉल्स होती है उसमें क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो कोई केमिकल सिक्रीट करती है, कोई जूस सिक्रीट करती है, और वो केमिकल, वो जूस भोजन के, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस से 3 तरह के सब्सटेंस क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिक्रीट होती है यहाँ पर। सबसे पहला है पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, एक HCl एसिड है, और अगला आता है आपका म्यूकस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें कहाँ से सिक्रीट हो रही है, गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला गैस्ट्रिक जूस ने निकाली 3 चीज़ें, पेप्सिन, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ठीक है। अब देखिए पेप्सिन का काम क्या है, जो फूड में जो प्रोटीन होता है ना उसका ब्रेक डाउन करता है ये। तो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है कौन, आपका पेप्सिन, ठीक है। HCl क्या करता है, ये मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना डेंजरस होता है, किसी के हाथ में या कपड़े में गिर गया तो ये हाथ या कपड़े को जला सकता है, लेकिन ये हमारे पेट के अंदर है तो इससे क्या हमारा पेट जल नहीं रहा होगा, बिल्कुल। लेकिन इस HCl से हमको कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, इन सॉफ्ट इनर लाइनिंग को कौन बचाता है, HCl से म्यूकस बचाता है, ठीक है ना। कभी कभी हमारी स्टमक में ज़्यादा एक्सेस HCl क्या होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, तो उससे हमें एसिडिटी होने लगती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बेस लेते हैं, जैसे इनो वगैरह आपने ले लिया तो फिर बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। समझ आया ना, ठीक है ना, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, 1 शॉट में कंप्लीटेड है। दूसरा चैप्टर भी कंप्लीटेड है, और बायो के सारे चैप्टर्स 1 शॉट में कंप्लीट है। ये तो मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायो के अंदर के उनको करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि पूरा 2-3 घंटे की क्लास आपको ना देखनी पड़े। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास आपको चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकला, यहाँ से 3 चीज़ें सिक्रीट हुई, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, HCl मीडियम को एसिडिक बना रहा है, खाने को जो है कि सड़ने से बचा रहा है, और खाने के साथ जो तरह तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको भी ये किल करता है, उनको भी ये मारने का काम करता है। और म्यूकस जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला है आपका लीवर। अब लीवर मैंने क्या बोला, लीवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ये एक्सेसरी ऑर्गन है, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो लीवर से देखो, एक है लीवर और एक है आपका पैनक्रियाज। तो लीवर से, अब लीवर के बारे में पहले एक इन्फॉर्मेशन, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, पित्तरस बोलते हैं इसको। ये बाइल जूस एक थैले में स्टोर होता है टेम्पररी, उसको कहते हैं गाल ब्लेडर। क्या बोलते हैं उसको, गाल ब्लेडर। और बाइल जूस जो है ये फूड को कैसे बनाता है, एल्किलाइन बनाता है। मतलब अभी आपने देखा भाई स्टमक में HCl होता है, उससे फूड एसिडिक हो गया है, अब उसको एल्केलाइन बनाना है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना है, तो उस
के लिए बाइल जूस आ गया जो कि लीवर से आया। तो बाइल जूस इसको कैसे क्या कर देगा, एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देगा। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस जो है ना फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इस पॉइंट को याद रखना। फैट के डाइजेशन में कौन सा जूस हेल्प करता है, बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस। एंड बाइल जूस जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, फ्रॉम द लीवर। और लीवर जो है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, लीवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस। पेनक्रियाज, ये भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर से सिक्रीट हुआ निकला बाइल जूस, पेनक्रियाज से निकला पेनक्रियाटिक जूस, दोनों मिलते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर देखिए जरा, इमल्सिफिकेशन क्या है, फैट के जो बहुत बड़े, देखो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, फूड कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, फैट आ गया, विटामिन्स आ गए। तो सबसे बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके होते हैं, फैट के होते हैं। इसलिए उनको उसको पचने में थोड़ा टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। ठीक है, इसको पचने में क्या लगता है, टाइम लगता है। किसको, फैट को। तो फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल है, फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनका छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाने की प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जिसको कौन करता है, बाइल जूस करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब यहाँ पर फैट पूरी तरीके से डाइजेस्ट थोड़ी हुआ, अभी तो बड़ा फैट का मॉलिक्यूल अभी छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में टूटा है। तो इसको जो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको इमल्सिफाइड फैट कहेंगे। अभी इमल्सिफाइड फैट आगे जाकर के डाइजेस्ट होगा, कैसे होगा उसको अभी आप बता देंगे आपको। ठीक है, तो लीवर के बारे में क्लियर हो गया। अब पेनक्रियाज से मैंने क्या बोला, क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये 3 एंजाइम्स यहाँ से क्या करता है, सिक्रीट करता है। यहाँ से 3 एंजाइम आते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये 3 एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। काम क्या है, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। आपने बोला सर पेप्सिन करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन। तो वहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट थोड़ी हुआ, अभी डाइजेशन कंप्लीट, थोड़ा बहुत प्रोटीन आपके स्टमक में पच गया, अब थोड़ा बहुत पेप्सिन ने पचा लिया, अब थोड़ा ट्रिप्सिन को भी पचाने दीजिए। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट जो है ना, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये वाला देखिए, ये वाला। ठीक है, इमल्सिफाइड फैट को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। कौन, लाइपेज। और पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो फूड में कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। कौन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। क्लियर है तीनों चीज़ें। ठीक है, तो लीवर पेनक्रियाज दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की होती है 1.5। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबसे वाइडेस्ट होता है आपका स्टमक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे चौड़ा भाग एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक, एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है यहाँ से, सिक्रीट्स क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टिनल जूस को सिक्रीट करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पर फूड का क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहाँ पर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। तो फूड का फाइनल डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से फिर बॉडी की सेल्स के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल डाइजेशन हो गया। इट इज़ द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ से फूड फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद बॉडी सेल के द्वारा उसको यूज किया जाएगा, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, उनके क्या काम है, कैसे, वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने, बस आपको पता होना चाहिए। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, चलिए
अब इंटेस्टिनल जूस कहाँ से निकला? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला। अब यहाँ पर जो फूड में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट रह गया, प्रोटीन रह गया, फैट रह गया, अब इसको और छोटा करना है ताकि बॉडी की सेल तक पहुँच जाए। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है सिंपल शुगर में, तोड़ देता है सिंपल शुगर में यानी कि ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ देता है एमिनो एसिड में, और फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये सब कहाँ चले जाएंगे? बॉडी सेल्स में चले जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगी सारी चीज़ें। समझ आया? ठीक है, चलिए। तो कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट गया एमिनो एसिड में, फैट टूट गया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। किसने किया? इंटेस्टिनल जूस। कहाँ से निकला? स्मॉल इंटेस्टाइन से। फाइनल डाइजेशन हो गया कंप्लीट? बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है बच्चों, इनर लाइनिंग, ये देख रहे हो आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट लिया है और उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे जिनको कि कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। ये सिंगुलर है और इसका ये क्या है? प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है विलस। क्या होता है? विलस। एक विलाई को बोलते हैं विलस और बहुत सारों को बोलते हैं विलाई, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये फूड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। फूड को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो ये ब्लड वेसल्स से जुड़ी होंगी, ठीक है। यहाँ से ब्लड, विलाई में जाएगा फूड और वहाँ से फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी की सारी सेल्स तक पहुँचेगा। दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। और किस में हेल्प करती है? फूड को एब्जॉर्ब करती है। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया था? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में टूट गया था? आपका एमिनो एसिड में। और फैट्स किस में टूट गया था? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो उस फैटी एसिड ग्लिसरॉल को, उस एमिनो एसिड को, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा कौन? आपकी विलाई। और साथ में इसका काम क्या है? इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है ताकि फूड के न्यूट्रिएंट्स आसानी से पास हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो विलाई समझ में आ गया। उसके बाद आता है जो फूड भाई एब्जॉर्ब हो गया उसको आप जाने दो, बॉडी सेल्स के द्वारा उसको यूज करने दो, अब बॉडी की ग्रोथ होगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो फूड बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया गया, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ये अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद ये फूड थोड़ी देर के लिए रहता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जाएगा ये रेक्टम और एनस में, जो कि लास्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल के। तो रेक्टम का काम क्या है? जो फीकल मैटर है, जो मल है ना, जो जिसको आप सुबह सुबह टॉयलेट में जाकर के रिमूव करते हो अपनी बॉडी से, ठीक है, वो फीकल मैटर जो है वो स्टोर रहता है रेक्टम में। और जब आपको फील होता है कि इसको बाहर निकालना चाहिए, तब एनस के थ्रू इजेशन की प्रोसेस होती है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। मतलब वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है, जिसको बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको रिमूव आउट किया जाता है एनस के थ्रू। इस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। क्या बोला जाता है? इजेशन। तो यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।